नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है साहित्य सौंदर्य। साहित्य सौंदर्य में आज हम झेन की देन पढ़ने जा रहे हैं जो कि रविंद्र केलेकर जी द्वारा रचित है। तो आइए जान लेते हैं उनका संक्षिप्त परिचय। 7 मार्च 1925 को कोंकण क्षेत्र में जन्मे रविंद्र केलेकर छात्र जीवन से ही गोवा मुक्ति आंदोलन में शामिल हो गए। गांधीवादी चिंतक के रूप में विख्यात केलेकर ने अपने लेखन में जनजीवन के विविध पक्षों, मान्यताओं और व्यक्तिगत विचारों को देश और समाज के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया। गोवा कला अकादमी से साहित्य अकादमी भी ये सम्मानित हो चुके हैं। कोंकणी में उन्होंने उजवाड़े सूड, मिधा, सांगली, ओथांबे, मराठी में कोंकणी चे राजकरण, जापान जसा दिसला और हिंदी में पतझर में टूटी पत्तियां आदि लिखे हैं। तो आइए पाठ परिचय देख लेते हैं। ऐसा माना जाता है थोड़े में बहुत कुछ कह देना कविता का गुण है। जब कभी यह गुण किसी गद्य रचना में दिखाई देता है तब उसे पढ़ने वाले को यह मुहावरा याद नहीं रखना पड़ता। सार सार को गही रहे थोथा दिए उड़ाए। सरल लिखना, थोड़े शब्दों में लिखना ज्यादा कठिन काम है। प्रस्तुत पाठ के प्रसंग पढ़ने वालों से थोड़ा कहा बहुत समझने की अपेक्षा है। तो अब हम पतझड़ में टूटी पत्तियां इस पाठ का दूसरा अंश पढ़ने जा रहे हैं, झेन की देन। जापान में मैंने अपने एक मित्र से पूछा, यहाँ के लोगों को कौन सी बीमारियां अधिक होती है? मानसिक। उन्होंने जवाब दिया, यहाँ के 80% लोग मनोरुग्ण हैं। इसकी क्या वजह है? कहने लगे, हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है। यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है, कोई बोलता नहीं बकता है। हम जब अकेले पढ़ते हैं तब भी अपने आप से लगातार बड़बड़ाते रहते हैं। अमेरिका से हम प्रतिस्पर्धा करने लगे हैं। 1 महीने में पूरा होने वाला काम 1 दिन में ही पूरा करने की कोशिश करने लगे हैं। वैसे भी दिमाग की रफ्तार हमेशा तेज ही रहती है। उसे स्पीड का इंजन लगाने पर वह 1000 गुना अधिक रफ्तार से दौड़ने लगता है। फिर एक क्षण ऐसा आता है जब दिमाग का तनाव बढ़ जाता है और पूरा इंजन टूट जाता है। यही कारण है जिससे मानसिक रोग यहाँ बढ़ गए हैं। तो लेखक कहते हैं, मेरे मित्र ने बताया कि यहाँ मानसिक रुग्णता बढ़ती जा रही है क्योंकि यहाँ के लोग बहुत तेज़ रफ्तार पसंद है और अमेरिका की तुलना में वे अपने आप को विकसित करना चाहते हैं। इसलिए पूरे 1 महीने का काम 1 दिन में करने की होड़ वे अपने आप से लगाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मनोरुग्णता यहाँ बढ़ती जा रही है, अर्थात मानसिक रोगियों की संख्या यहाँ बढ़ती जा रही है। आगे लेखक कहते हैं, शाम को वे मुझे एक टी सेरेमनी में ले गए। चाय पीने की यह एक विधि है। जापानी में उसे चा नो यू कहते हैं। वह एक 6 मंजिला इमारत थी जिसकी छत पर दफ्ती की दीवारों वाली तातामी की चटाई लगी हुई थी और सुंदर जमीन वाली वो एक पर्णकुटी थी। बाहर एक बेढब सा मिट्टी का बर्तन रखा था, उसमें पानी भरा हुआ था। हमने अपने हाथ पांव इसी पानी से धोए, तौलिए से पोंछे और अंदर गए। अंदर चाजीन बैठा था। हमें देखकर वह खड़ा हुआ, कमर झुकाकर उसने हमें प्रणाम किया। दो झो आइए तशरीफ़ लाइए कहकर हमारा स्वागत किया। बैठने की हमें जगह दिखाई, अंगीठी सुलगाई, उस पर चायदानी रखी। बगल के कमरे में जाकर कुछ बर्तन ले आया, तौलिए से बर्तन साफ किए। उसकी सभी क्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण ढंग से थी कि उसकी हर भंगिमा से लगता था मानो जय जयवंती के सुर गूंज रहे हों। वहाँ का वातावरण इतना शांत था कि चायदानी के पानी का खदबदाना भी सुनाई दे रहा था। तो इस तरह चाजीन ने बड़ी शालीनता के साथ बर्तन साफ किए, चाय बनाई और उनके सामने चाय लेकर चाय तैयार हुई। उसने वह प्यालों में भर दी। फिर वे प्याले हमारे सामने रख दिए गए। वहाँ हम 3 ही मित्र थे। इस विधि में शांति मुख्य बात होती है, इसलिए वहाँ 3 से अधिक आदमियों को प्रवेश नहीं दिया जाता। प्याले में 2 घूंट से अधिक चाय नहीं थी। हम ओठों से प्याला लगाकर एक एक बूंद चाय पीते रहे। करीब 1.5 घंटे तक चुस्कियों का यह सिलसिला चलता रहा। पहले 10-15 मिनट तो मैं उलझन में पड़ गया। फिर देखा दिमाग की रफ्तार धीरे धीरे धीमी पड़ती जा रही है। थोड़ी देर में बिल्कुल ही बंद हो गई। मुझे लगा मानो अनंत काल में मैं जी रहा हूँ। यहाँ तक कि सन्नाटा भी मुझे सुनाई दे रहा था। तो यहाँ लेखक कहते हैं, उस शांति के माहौल का अद्भुत आनंद था और सन्नाटा तक मुझे सुनाई दे रहा था। पहले तो मुझे बेचैनी हुई कि ऐसे कैसे चाय इतनी थोड़ी सी और इतनी देर तक पीनी है। पीते पीते मुझे पता चला कि मेरे दिमाग की रफ्तार अपने आप कम होने लगी है। तो लेखक आगे कहते हैं,
अक्सर हम या तो गुजरे हुए दिनों की खट्टी मीठी यादों में उलझे रहते हैं या भविष्य के रंगीन सपने देखते रहते हैं। हम या तो भूतकाल में रहते हैं या भविष्य काल में। असल में दोनों ही काल मिथ्या है। एक चला गया है, दूसरा आया नहीं है। हमारे सामने जो वर्तमान क्षण है वही सत्य है, उसी में जीना चाहिए। चाय पीते पीते उस दिन मेरे दिमाग से भूत और भविष्य दोनों काल उड़ गए थे। केवल वर्तमान क्षण सामने था और वह अनंत काल जितना विस्तृत था। जीना किसे कहते हैं यह उस दिन मालूम हुआ। झेन परंपरा की यह बड़ी देन जापानियों को मिली है। तो इस तरह इस पाठ के माध्यम से लेखक ने हमें 2 संदेश देने चाहिए हैं। पहला कि विकास की होड़ में अपने दिमाग से आवश्यकता से अधिक काम लेने पर ऐसा हो सकता है कि हम मानसिक रुग्ण हो जाएं, तो इसलिए दिमाग को आराम देना भी ज़रूरी है। दूसरा संदेश यह है कि हमें वर्तमान काल में जीना चाहिए। यदि हम अपना वर्तमान ठीक कर लेंगे तो भविष्य निश्चित ही सुंदर होगा, और भविष्य अच्छा है, वर्तमान अच्छा है, तो भूतकाल अपने आप अच्छा होगा। इसलिए सबसे ज़रूरी बात है वर्तमान काल में जीने की सीख। यही संदेश यहाँ पर लेखक ने हमें दिया है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय और नमस्कार।